नमस्कार और स्वागत है आपका। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ऊर्जा ब्रह्मांड का मूल पहिया है। आज हम इसी ऊर्जा और भविष्य की तकनीक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके जटिल रिश्ते पर एक गहरी नज़र डालेंगे और ये चर्चा ORF में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। याद होगा जून 2025 में ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि भाई 2030 के दशक तक इंटेलिजेंस और एनर्जी दोनों ही बेतहाशा होंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, भविष्य का सपना, पर इस सपने के पीछे एक सच्चाई छिपी है। AI को चलाने वाले ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ये DC, ये ऊर्जा बनाते नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसे ऐसे देखिए, एक नॉर्मल गूगल सर्च में करीब 0.3 वॉट घंटे लगते हैं। लेकिन वही सवाल अगर आप किसी जनरेटिव AI जैसे ChatGPT से पूछें तो खपत बढ़ जाती है। हाँ, 3 वॉट घंटे से भी ज्यादा, मतलब लगभग 30 गुना ज्यादा। बाप रे, 30 गुना! बिल्कुल। ये छोटा सा उदाहरण ही दिखाता है कि AI की भूख कितनी ज्यादा है। तो आज हम ORF के उसी लेख के आधार पर AI और ऊर्जा की इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारा फोकस खास तौर पर चीन पर रहेगा, उसकी डेटा सेंटर रणनीति, अमेरिका के साथ जो AI की रेस चल रही है उसमें इसके क्या मायने हैं, तो पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, और अब ये जो अचानक से एनर्जी एफिशिएंसी यानी मतलब ऊर्जा दक्षता पर जोर आ गया है, वो क्यों? चीन दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कैपेसिटी में से एक है, ये तो है सही, पर इसकी कीमत भी है, बढ़ती बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है चीन की इस पूरी रणनीति के अलग अलग पहलुओं को समझना, और ये जरूरी क्यों है। देखिए, UPSC उम्मीदवारों के लिए ये तकनीक, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब GS पेपर 2 और 3 इन सब से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है। और बाकियों के लिए भी ये भविष्य की तकनीक और उसके क्या कहते हैं छिपे हुए पहलू को जानने का मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीन की महत्वाकांक्षा को ही लेते हैं। चीन ने डेटा को उत्पादन का एक नया कारक कहा है। हाँ, ए न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये काफी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वो डेटा को उतना ही जरूरी मान रहे हैं जितना जमीन, लेबर या कैपिटल। और उनके पास इसके लिए वजह भी है। एक तो बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। हाँ। दूसरा, सरकार की क्षमता है कि वो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेटा सेंटर फटाफट खड़ा कर सकती है। और तीसरा, सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी की सप्लाई भी बढ़ रही है या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यहीं पर एक पेच है, एक तनाव है। एक तरफ चीन को डेटा के लिए सस्ती और ढेर सारी ऊर्जा चाहिए। दूसरी तरफ चीन ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के बड़े लक्ष्य भी रखे हैं। हाँ, ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं चलती। बिल्कुल। सस्ती ऊर्जा अक्सर कोयले से आती है जिससे उत्सर्जन बढ़ता है। ये विकास बनाम पर्यावरण वाली बहस है, लेकिन AI के स्केल पर यह बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गई है। बिल्कुल, और ये ऊर्जा की मांग तो आसमान छू रही है। आंकड़े देखें तो 2015 से 2024 के बीच चीन में बिजली की कुल मांग करीब 15% सालाना बढ़ी है। 15%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये 2005 से 2015 की दर से 2 गुनी है, और इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा वो डेटा सेंटर्स की वजह से है। अच्छा। हालांकि डेटा सेंटर असल में कितनी बिजली खा रहे हैं इस पर अनुमान थोड़े अलग अलग हैं। जैसे पश्चिमी स्रोत IEA वगैरह, वो कहते हैं कि 2024 में चीन के DC ने शायद 100 टेरावाट घंटे से थोड़ी ज्यादा बिजली ली। ये दुनिया भर के DC खपत का करीब 25% है। ठीक है। लेकिन कुछ चीनी स्रोत हैं जो कहते हैं कि 2020 में ही यह आंकड़ा 150 TWH से ज्यादा था, जो देश की कुल बिजली खपत का 2% से भी ज्यादा था उस वक्त। अरे वाह, मतलब ये अंतर तो काफी बड़ा है। हाँ, और अगर चीनी आंकड़े ज्यादा सही हैं तो हो सकता है 2025 तक चीन DC बिजली खपत में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, जो अभी मार्केट लीडर है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जो AI इन्फ्रेंस जनरेशन है, यानी AI का असल काम करना, जवाब देना, हाँ, ट्रेनिंग के बाद वाला फेज। एग्जैक्टली ये इतना जटिल है कि इसकी वजह से DC की बिजली खपत EVs यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों वगैरह से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। ओह, मतलब ये सिर्फ ज्यादा बिजली नहीं, बहुत ज्यादा बिजली की बात हो रही है। हाँ। अगर इसे वो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ लगता है कि डेटा इकोनॉमी पर हावी होने की चीन की जो इच्छा है, उसने फिलहाल पर्यावरण के लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया है। चिंता की बात यह है कि चीन के डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर बिजली अब भी वो फॉसिल फ्यूल, खासकर कोयले से आ रही है। कोयला? हाँ, और अनुमान ये भी कह रहे हैं
कि 2030 तक जो एक्स्ट्रा मांग बढ़ेगी उसका भी बड़ा हिस्सा शायद फॉसिल फ्यूल से ही पूरा होगा। ओह, ये तो चिंता की बात है। इसके पीछे कुछ ढांचागत कारण भी हैं। ज्यादातर डेटा सेंटर्स चीन के पूर्वी औद्योगिक इलाकों में हैं। हाँ, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं। बिल्कुल, और वहां का जो पावर ग्रिड है उसमें कोयले का दबदबा है, 70% से भी ज्यादा। अच्छा। जबकि देश के पश्चिमी हिस्से में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड वो ज्यादा हैं। तो मांग पूरब में है और ग्रीन एनर्जी पश्चिम में। एग्जैक्टली। ये एक भौगोलिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती है जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये ऊर्जा सुरक्षा, रीजनल इम्बैलेंस और पर्यावरण संरक्षण मतलब जीएस पेपर 3 के जो मुद्दे हैं उनकी जटिलता दिखाता है। सही बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीन एफिशिएंसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। असल में उन्होंने करीब 10 साल पहले ही अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर बनाने की बात कही थी। अच्छा, 2011-15 वाली? हाँ, और हाल के सालों में उनके ऊर्जा और टेक संस्थानों ने कई गाइडलाइंस और नियम भी जारी किए हैं ताकि उनके डीसीज, एनर्जी एफिशिएंसी और CO2 उत्सर्जन में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब आ सकें। कोशिशें तो चल रही हैं। और यहीं पर PUE मीट्रिक अहम हो जाता है, पावर यूजेज इफेक्टिवनेस। हाँ, PUE सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि डेटा सेंटर में कुल कितनी बिजली आई और उसका कितना हिस्सा असल में IT इक्विपमेंट मतलब सर्वर वगैरह चलाने में खर्च हुआ। बाकी सब कूलिंग, लाइटिंग में वेस्ट हुआ। हाँ, आइडियल PUE 1.0 होता है, मतलब जीरो वेस्टेज। जितना कम PUE उतना अच्छा। ठीक। चीन का लक्ष्य है 2025 तक एवरेज PUE 1.5 से नीचे लाना। 1.5 से नीचे। पर 2023 के IAA के आंकड़े बताते हैं कि चीन का औसत PUE 1.56 था। ओ, लक्ष्य से ज्यादा। हाँ, और ग्लोबल एवरेज 1.43 था। मतलब चीन अभी ग्लोबल एवरेज से भी पीछे है और अपने लक्ष्य से भी। तो मतलब कहना एक बात है, करना दूसरी। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी चुनौती कूलिंग की है। डेटा सेंटर भयानक गर्मी पैदा करते हैं। हाँ, और उन्हें ठंडा रखने में ही कुल एनर्जी का 40% या उससे भी ज्यादा खर्च हो सकता है। 40%? बाप रे। यहाँ भूगोल थोड़ी मदद कर सकता है। चीन के जो ठंडे उत्तरी इलाके हैं जहाँ औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, हाँ, वहाँ के डेटा सेंटर नेचुरल कूलिंग का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा। उनका PUE बेहतर होता है, करीब 1.3, क्योंकि AC पर निर्भरता कम होती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और इसी पूर्व पश्चिम के एनर्जी और मांग के फर्क से और कूलिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए चीन ने 2022 में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। हाँ, वो ईस्ट वेस्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, EWCRT। हाँ, EWCRT। इसका मकसद यही है कि कंप्यूटिंग का काम पूरब से हटाकर पश्चिम के उन इलाकों में ले जाया जाए जहां रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा है और मौसम भी ठंडा है। विचार तो अच्छा है। इससे पूरब के कोयला आधारित DC पर बोझ कम होगा, उत्सर्जन घटेगा। सुनने में तो काफी लॉजिकल और बड़ा कदम लगता है ना? हाँ, सिद्धांत रूप में तो ये बिल्कुल सही दिशा में है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ज्यादातर अनुमान अभी भी यही बता रहे हैं कि 2030 तक AI और DC की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता बनी रहेगी, शायद बढ़ेगी भी। तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या EWCRT जैसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वास्तव में उस मांग के स्केल का मुकाबला कर सकते हैं जो चीन के डेटा डोमिनेंस के लक्ष्य से आ रही है, या मांग हमेशा एक कदम आगे रहेगी? हाँ, ये सिर्फ इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं है, ये पॉलिसी और प्रायोरिटी की भी चुनौती है। यूपीएससी के लिहाज से ये बड़े प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ उनका तालमेल, इसका एक अच्छा केस स्टडी है। सही कहा। और अब आप कहानी में एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। अच्छा। 2022 के आखिर में जब OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया तो दुनिया भर में और खासकर चीन में AI को लेकर जैसे एक होड़ सी मच गई। हाँ, वो तो था। चीन ने बहुत तेजी से AI केंद्रित डेटा सेंटरों का निर्माण शुरू कर दिया। 2023-24 में 550 से ज्यादा नए DC प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। 500 से ज्यादा? हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के अंत तक इनमें से 150 से ज्यादा पूरे भी हो गए। सब कुछ बहुत तेज, बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। कथित तौर पर ये जो नई कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनी, इसका लगभग 80% बेकार पड़ा है, इस्तेमाल में ही नहीं है। 80%? इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली? हाँ, अरबों डॉलर लगाकर बनाई गई क्षमता बेकार पड़ी है। ये
ये कैसे हो सकता है, कुछ समझ नहीं आता। इसका कारण बड़ा ही दिलचस्प है और चीन की ही एक कंपनी से जुड़ा है, डीप सीक। डीप सीक? हाँ, डीप सीक। इन्होंने R1 नाम का एक AI एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये एक ओपन सोर्स रीजनिंग मॉडल है, मतलब इसका कोड वगैरह पब्लिक है। अच्छा, ओपन सोर्स। इस मॉडल ने लैंग्वेज समझने और तर्क करने में चैट GPT-4 के परफॉर्मेंस की बराबरी कर ली। लेकिन, और यही सबसे खास बात है, बहुत बहुत कम एनर्जी और कम लागत पर। कम एनर्जी में? कितना कम? जरा फर्क देखिए। चैट GPT-4 को ट्रेन करने में लगभग 25,000 महंगे और बिजली खाने वाले GPUs लगे। 25,000? मेटा का जो लामा 3.1 मॉडल है, उसमें करीब 16,000 GPUs लगे। 16,000? और डीप सीक ने कथित तौर पर सिर्फ 2,000 चिप्स इस्तेमाल किए, जो न सिर्फ संख्या में कम थे, बल्कि शायद ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी थे। सिर्फ 2,000? मतलब ये ऊर्जा बचत तो कमाल की होगी। हाँ, बिल्कुल। अनुमान है कि डीप सीक की जो यूनिक आर्किटेक्चर है और कम पैरामीटर्स हैं, उसकी वजह से ये समान या बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स से 90% तक कम एनर्जी ले सकता है। 90%? ये तो पूरा खेल ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। इसने सीधे सीधे उस सोच को चुनौती दी है कि बस ज्यादा डेटा और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर ही बेहतर AI का रास्ता है। सही। हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। डीप सीक की इस सफलता ने चीन की उस पूरी रणनीति पर ही सवाल उठा दिया है, जो सिर्फ बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने पर टिकी थी। अचानक से ये पता चला कि सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है, स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ स्मार्ट का मतलब है एनर्जी एफिशिएंट होना। वाह! जैसा कि ORF के लेख में कहा गया है, अब समीकरण बदल गया है। बाइट्स के पीछे जितने कम वॉट होंगे, जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अच्छा, मतलब AI में दबदबे की लड़ाई अब एनर्जी एफिशिएंसी पर आ गई है। हाँ, बिल्कुल। फोकस अब कंप्यूटिंग कैपेसिटी के साइज से हटकर एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब सवाल ये नहीं कि आपके पास कितने GPU हैं, बल्कि ये है कि आप हर वॉट बिजली से कितनी इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं। इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल AI रेस पर, हार्डवेयर बनाने वालों पर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर, सब पर पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि AI की ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा है और ये एक बड़ी चुनौती है, खासकर चीन जैसे देशों के लिए जो AI सुपर पावर बनना चाहते हैं। हमने चीन के डेटा डोमिनेंस के लक्ष्य और उसके पर्यावरण के लक्ष्यों के बीच का तनाव देखा, और ये भी कि कैसे भौगोलिक और ढांचागत दिक्कतें जैसे पूर्व पश्चिम का एनर्जी गैप इस समस्या को और बढ़ाती हैं। सही। हमने चीन की कोशिशें भी देखी, जैसे EWCRT प्रोजेक्ट, लेकिन उनकी सीमाएं भी समझी। हाँ। और फिर आया कहानी में डीप सी का ट्विस्ट, एक ऐसा इनोवेशन जिसने दिखाया कि कम एनर्जी में भी हाई परफॉर्मेंस मुमकिन है, और जिसने अचानक पूरी AI रेस का फोकस विशाल कैपेसिटी से हटाकर एनर्जी एफिशिएंसी पर ला दिया। निश्चित रूप से अब ऐसा लग रहा है कि AI की इस ग्लोबल रेस में डिसाइडिंग फैक्टर शायद सिर्फ बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाना नहीं होगा, बल्कि उन सेंटर्स को और उनमें चलने वाले AI मॉडल्स को कितना एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ये होगा। अगर ये ट्रेंड, मतलब कम एनर्जी में ज्यादा इंटेलिजेंस, जारी रहता है और फैलता है, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे हो सकते हैं। कंज्यूमर्स को सस्ती AI सेवाएं मिल सकती हैं और पर्यावरण पर बोझ भी कम हो सकता है। बिल्कुल। ये सैम ऑल्टमैन की भविष्यवाणी को एक नया एंगल देता है। शायद भविष्य में इंटेलिजेंस और एनर्जी दोनों भरपूर हों, लेकिन एनर्जी की ये भरपूरता उसकी एफिशिएंसी से आएगी, खपत से नहीं। ये दिलचस्प नुक्ता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर एनर्जी एफिशिएंसी ही AI डोमिनेंस हासिल करने का मुख्य पैमाना बन जाती है, तो ये ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट को कैसे बदलेगी? ये अमेरिका और चीन जैसी ताकतों के बीच की प्रतिस्पर्धा को कैसे नया रूप देगी? और क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारी परिभाषा को ही बदल देगी? क्या सबसे इंटेलिजेंट AI वही माना जाएगा जो सबसे कम एनर्जी में सबसे ज्यादा काम करे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा खासतौर पर महत्वपूर्ण है। ये टेक्नोलॉजी, AI, DC, एनर्जी एफिशिएंसी, इकोनॉमी, एनर्जी खपत, निवेश, लागत, एनवायरनमेंट, कार्बन उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल रिलेशंस, चीन अमेरिका टेक रेस, मतलब GS पेपर 2 और 3 के कई सारे जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर करती है। हाँ,
इन पॉइंट्स का इस्तेमाल जवाबों में गहराई लाने के लिए किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ORF लेख पर आधारित ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। अगर हाँ, तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप भविष्य में और किन विषयों पर ऐसी चर्चा सुनना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।